फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की एक नई श्रृंखला प्रारंभ की थी 500 क्वेश्चंस की। तो आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और ये श्रृंखला जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो कौन सी अवस्था है जो किशोर अवस्था संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो है वो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि किशोर जो होता है वो खुद को परफेक्ट बनाने की उसकी हमेशा डिजायर रहती है कि वो हमेशा परफेक्ट रहे, उसमें कोई कमी ना रहे, और इसीलिए वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो परफेक्शन की डिजायर जो है किशोर को कभी सेटिस्फाई नहीं होने देती है, और यही असंतुष्टि जो होती है उसे समाज या परिवेश में जो भी गलत हो रहा होता है उसे बदलने या परंपराओं का विरोध करने के लिए हमेशा प्रोवोक करती है, उकसाती है। तो ये हमारी है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जो कि किशोर अवस्था से संबंधित है, चरित्र निर्माण से संबंधित है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास व्यक्ति में विकास जो होता है वो व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो हैं वो प्रस्फुटित करता है। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, जब विकास होगा व्यक्ति का तो नवीन विशेषता और नई नई योग्यताओं का जन्म होगा। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हरलॉक का कथन है। किसका कथन है फ्रेंड? स्टेटमेंट हमारा हरलॉक का है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है। किशोर अवस्था जो होती है हमारी वो एक नया जन्म होती है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह किसका कथन है? तो किशोर अवस्था एक नया जन्म है। नया जन्म ही होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी फीलिंग्स अलग होती हैं, हमारी खुद को परफेक्शन बनाने की, जो परफेक्ट बनाने की डिजायर रहती है हमेशा, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो किशोर अवस्था एक नया जन्म ही होता है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो इसी में हमारी अंदर जो अच्छी क्वालिटी हैं वो भी डेवलप हो सकती हैं और इसी में हम खुद को एक गलत वे में भी ले जा सकते हैं। तो उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? यह कथन है हमारा स्टैनले हॉल का। किसका कथन है फ्रेंड्स? स्टैनले हॉल का कथन है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड, और ये हमारी डेफिनेशन किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। किसने दी है? कि किशोर अवस्था को आदर्शों की अवस्था किसने कहा है? सिद्धांत निर्माण की अवस्था और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन, ये परिभाषा हमारी जीन पियाजे ने दी थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का संबंध नहीं है। तो मानव विकास का संबंध जो है शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं है, बाकी तर्क और निर्णय से भी है। हम तर्क करते हैं, जब हमारा मानसिक विकास होता है तभी तो हम लोगों में तर्क वितर्क करने की क्षमता पैदा होती है, निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है, हमारी बुद्धि का, स्मृति का विकास होता है, अवबोध की क्षमता बढ़ती है। तो ये सारे जो है हमारे मानव विकास से संबंधित हैं, लेकिन वजन का और ऊंचाई का हमारे मानसिक विकास से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है? तो डेफिनेटली प्रौढ़ावस्था में होती है। प्रौढ़ावस्था में जो हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है, और बच्चों का देखा जाए तो उसमें उन्होंने जब वो पैदा होते तो लगभग 300, कहीं 270 भी मिलता है, फिर 206 हो जाती। तो हमारे जो मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है प्रौढ़ावस्था में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किशोर अवस्था में किसकी समस्या सबसे ज़्यादा होती है? समायोजन की, एडजस्ट करने की। क्योंकि किशोर अवस्था में हम लोग हर चीज़ पे फोकस कर, मतलब हमारा होता है कि समाज में हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
है ना, क्योंकि हमारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सोचने का नज़रिया कुछ और रहता है, हमारा सोचने का नज़रिया कुछ और रहता है किशोरावस्था में, तो इसीलिए हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी समायोजन की समस्या जो है वो किशोरावस्था की एक प्रमुख समस्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। किशोरावस्था को संघर्ष और तूफानों और विरोध की अवस्था किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो कल भी फ्रेंड इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। जीन पियाजे ने 4 प्रकार की बताई थी अवस्थाएं, जिसमें पहला था सेंसरी मोटर स्केल, वो था 0 से 2 वर्ष तक, और इसके बाद था हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेट, वो था 2 से 7 वर्ष, और इसके बाद था कॉन्क्रीट मोटर स्केल, वो है हमारा 7 से 11, और इसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, वो होती है हमारी 11 से 15। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं जो हैं वो जीन पियाजे ने बताई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक सबसे अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है और दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, 3 से 6 वर्ष तक जो होता है, इसमें बालक जो है वो बहुत अधिक पहल करता है और बहुत सशक्त भी हो सकता है और भावनाओं की ओर ले जाता है। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो धार्मिक वातावरण जो होता है हमारा, वो इसमें से मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्योंकि परिवार का वातावरण हो, परिवार की सामाजिक स्थिति है और परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सभी हमारे मानसिक विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, लेकिन धार्मिक वातावरण का इससे संबंध नहीं है। धार्मिक वातावरण का मानसिक विकास से संबंध नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया या किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? ये हमारा कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था। 3 प्रकार के स्तर बताए थे उन्होंने, पूर्व परंपरागत, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। ये 3 प्रकार के स्तर भी उन्होंने बताए थे। इसके बाद फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? मेंडल ने किया था। मेंडल ने जो है वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किया था। इसके बाद हमारा जो पावलोव ने है वो कुत्ते पर किया था। इसके बाद है, कौन सा ऊर्जावान मित्र का लक्षण नहीं है? तो ऊर्जावान मित्र का लक्षण कौन सा नहीं? आसानी से चिढ़ने वाला। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, कोई बालक है, वो आसानी से चिढ़ जाता है, आप उसको परेशान करते हैं तो वो आसानी से गुस्सा हो जाता है, चिढ़ने लगता है, तो वो ऊर्जावान मित्र का लक्षण नहीं। बाकी खुश मिजाज होना, सामाजिक होना, ऊर्जा का स्तर उच्च होना, तो ये सारे जो हमारे हैं ऊर्जावान मित्रवत बालक के लक्षण हैं। बाकी जो आसानी से चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, नाक फुला लेता है, तो वो जो है ऊर्जावान बालक के लक्षण नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है फ्रेंड्स? 12 वर्ष की आयु से हमारी किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता, स्टेबिलिटी के विकास को समझने में सहायता की है? तो ये किसने की है? पियाजे ने जो है वस्तु स्थिरता स्टेबिलिटी के विकास को समझने में सहायता की है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो बालक का जो सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है, वो इस चीज को नोटिस कर रहा है। सजीव चिंतन की, सूर बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का, बच्चा मुड़ता अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, ये सभी उसके सजीव चिंतन की ओर अनुकरण करता है, सजीव चिंतन की ओर उसके लक्षणों को इंगित करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने कहा था फ्रेंड्स। किसने कहा था? नोम चॉम्स्की का कथन है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार, किसके अनुसार फ्रेंड? फ्राइड के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो वो लैंगिक जो अवस्था होती है उसमें जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि परीक्षण जो होता है, तो वेस्लर बुद्धि मापनी का निष्पादन मापनी है, तो इसमें चित्र पूर्ति रहेगा। तो बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी कौन सी है? चित्र पूर्ति है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो बाल मनोविज्ञान का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो है वो हमारी डार्विन महोदय ने लिखी है। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होगा? उसमें विश्वसनीयता हो, हाँ, वैधता हो और मानक हो, ये सभी जो है वो मानकीकृत परीक्षण के प्रमुख लक्षण होते हैं। मानकीकृत परीक्षण का प्रमुख अर्थ होता है कि उसमें क्या क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और एक सही मानक होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलता है और एक स्लो प्रोसेस है और लाइफ टाइम चलता है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो अधिगम और बुद्धि जो होती है हमारी व्यक्तित्व के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की अवस्था है। अधिगम हम कितना लर्निंग कर पाते हैं और हमारा वृद्धि हमारी ग्रोथ कितनी होती है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम और वृद्धि। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, हर चीज में वृद्धि, आकार में, सोच में। तो हमारा विकास होगा, शरीर का विकास होगा, हमारी सोच डेवलप होगी, हमारी समझ की कौशल में वृद्धि होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है कि आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है फ्रेंड्स? हम लोग जानते हैं कि किशोर अवस्था को ही हम लोग संघर्ष और तूफानों की अवस्था, तनाव की अवस्था भी कहते हैं। हाँ, और हम लोग इस अवस्था में एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी जो है वो किशोर अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो हमारे हमसे बड़े या फिर हमसे छोटे जो हैं किशोर अवस्था में, हमें समझ मतलब उनकी सोच और हमारी सोच में काफ़ी फर्क पड़ जाता है, काफ़ी अंतर हो जाता है। हम उनके अनुसार नहीं ढल पाते हैं और वो हमें नहीं समझना चाहते, ऐसी हमारी सोच बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का जो विकास है वो परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, कि हमारा वंशानुक्रम कैसा है और हमारे चारों तरफ कैसा वातावरण है, हमें किस तरह के लोग मिल रहे हैं, हम किस तरह के लोगों से मेल जोल कर रहे हैं, ये सभी जो है वो बालक के विकास का परिणाम है। अगर अच्छे लोगों की संगति हो जाती है तो बालक का विकास एक अच्छे वे की तरफ जाता है, और अगर हमारी संगति बुरी हो जाती है तो वहीं हमारे विकास में फर्क पड़ता है, हम एक कुसंगति की ओर जाते हैं और हमारा विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, दिमाग का हो चाहे शरीर का हो। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का बालक के विकास पर परिणाम पड़ता है। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। शारीरिक विकास की बात की गई, इसीलिए इसमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा नर्वस सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर अगर हम लोग लिख रहे हैं कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर, तो सबसे पहले हमारी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अच्छी लिखावट हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, और लेखन में स्पष्टता भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
है ना। और अक्षर भी साफ सुथरे होने चाहिए, बड़े बड़े सुंदर सुंदर अच्छे ऐसे अक्षर हों, ना छोटे हो ना बड़े हो, इतने हो कि बच्चे स्पष्ट तरीके से उसको समझ पाएँ। तो श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है हमारी लिखावट जो है वो सुंदर होनी चाहिए, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, इसीलिए तो हमारे शरीर के आकार में वृद्धि होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो सेंसरी मोटर स्केल जो होती है हमारी 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष हमारी सेंसरी मोटर स्केल होती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। इसके बाद होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेट, वो 2 से 7 होती है। इसके बाद होती है हमारी कंक्रीट मोटर स्केल, वो 7 से 11 है। और इसके बाद होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, वो हमारी 11 से 15 होती है। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य, देखो सारे कथन हम लोग पढ़ेंगे। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन गलत है, ये जरूरी नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी कथन गलत है। इसके बाद बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये कथन हमारा सही है, क्योंकि हमारी बुद्धि का हमारे लिंग से कोई संबंध नहीं है, चाहे कि लड़का अधिक बुद्धिमान है कि लड़की अधिक बुद्धिमान है। सामान्यतः लड़के जो होते हैं लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि लिंग का हमारी बुद्धिमानी से कोई संबंध नहीं होता है। इसके बाद है परामर्श का उद्देश्य है। तो परामर्श क्यों हम लोग परामर्श देते हैं किसी को, ताकि हम लोग ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आ जाएंगे। जैसे बच्चों का समझना, तो हम बच्चों को समझाएंगे, उनकी समझ, वो क्या सोचते हैं, उनका पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया समझेंगे। बच्चों की कमियों के कारण का पता करना कि उनमें क्या कमियां हैं, किस तरह से, और बच्चों को समायोजन करने में सहायता करना कि बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको एडजस्ट कराने के लिए उनकी हेल्प करना। कि चलो मान लो 2 दोस्त हैं क्लास में, हाँ, तो एक थोड़ा सा घमंडी टाइप का है और दूसरा सीधा साधा है, तो उनके बीच में दोस्ती कराना, उनके बीच में उन्हें सहायता देना, ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ क्लास में कोऑपरेट कर सकें। जैसे कमज़ोर बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, तो उनके बीच में भी एक सामंजस्य और समायोजन जो है कराना। तो ये सारे जो हैं हमारे इसमें आ जाएंगे। तो परामर्श के उद्देश्य ये सारे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता कैसे विकसित होगी। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। ये जरूरी नहीं है कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ाकर ही बच्चा बहुत ज़्यादा क्या धर्म की ओर उन्मुख हो जाए। तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ाएंगे तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि उसका पूरा अच्छे से नैतिकता का विकास ही हो जाए। और शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, ये जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है। शिक्षक का आदर्श रूप से जो व्यवहार करना जो है वो बच्चों को नैतिकता की ओर ले जाता है। एक शिक्षक चाहे तो बच्चों के पूरे माइंड सेट को चेंज कर सकता है। उनकी जो थिंकिंग होती है बच्चों की, बच्चे बहुत ही एकदम सॉफ्ट हार्ट होते हैं, उनको हम लोग जैसे समझाते हैं, जैसे समझाने की कोशिश करते हैं और जैसे ढालने की कोशिश करते हैं वो वैसे ढल जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों का जो शिक्षक है, शिक्षक का आदर्श रूप से अगर व्यवहार बच्चों के प्रति है तो बच्चों में नैतिकता का विकास अवश्य होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका विकास, किंडरगार्टन पद्धति जो है वो फ्रॉबेल महोदय ने दी थी। इन्होंने ही बताया था कि शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान यही किंडरगार्टन मेथड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ाता है। एक अच्छा अध्यापक अगर होगा तो वो विद्यार्थियों के मध्य कोई प्रतियोगिता की भावना नहीं बढ़ाएगा, प्रतिद्वंद्विता की भावना बिल्कुल नहीं, और तटस्थता की भावना तो बिल्कुल भी नहीं। अगर अध्यापक अच्छा है तो वो अपने विद्यार्थी के साथ हमेशा सहयोग की भावना बढ़ाएगा। कौन सी भावना फ्रेंड्स, सहयोग की भावना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, है ना। तो ये एक आदर्श अध्यापक के लक्षण होते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो आपस में समायोजन कर सकें, सहयोग कर सकें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें, एक दूसरे के साथ अच्छे से मैनेज कर पाएं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, कि आजीविका कमाना है, नहीं। क्या
पढ़ना एवं लिखना सिखाना सिर्फ इतना ही है? नहीं। बौद्धिक विकास करना सिर्फ इतना नहीं है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना जो होता है वो शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सिर्फ उसको पढ़ना लिखना सिखाना ही अकेला शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है, उसकी बॉडी को भी, उसके माइंड सेट को भी चेंज करना। तो ये सारे जो हैं शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान यही है, शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि उसका शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का विकास अच्छे से हो। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना जो है वो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है विकास के विविध मार्ग और निष्कर्षों के रूप हो सकते हैं। तो हमारा वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही हमारे विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो पर्यावरण का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है कि अगर हमें एक अच्छा पर्यावरण मिल जाता है, हमारा वंशानुक्रम क्या है इस पर भी हमारा विकास कहीं ना कहीं निर्भर करता है, और पर्यावरण का तो करता ही है कि हमें अगर एक अच्छा माहौल मिल जाता है तो हम एक अच्छे रास्ते पर जाते हैं, हम आगे बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर वहीं पर हमें कोई अगर रास्ता गलत पकड़ लिया हमने, तब हम लोग एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं और हमारा जो पतन निश्चित होता है। तो यही हमारा वंशानुक्रम और पर्यावरण ये दोनों ही कारक जो हैं हमारे विकास के विविध मार्गों को तय करते हैं कि हम किस रास्ते जाने वाले हैं और हमारा डायरेक्शन कहाँ पे है और हम पहुँचेंगे कहाँ। ये जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण की प्रमुख ये विशेषताएं जो कि विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इनको पढ़िएगा, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन तो आप अपने माइंड से थोड़ा सोच के कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।